Good morning, dear students. Welcome to 10th class lecture. As you know that we are learning chapter number 3, namely linear equations in two variables. In previous lectures, we have learned about elimination method and substitution method. In this lecture, we are going to discuss about cross multiplication method. What is cross multiplication method? You know very well, we are discussing about the method for solving linear equations which will be in two variables. Today we have to discuss about cross multiplication method. If we have two equations a1x n plus b1y n plus c1 is equal to 0 and another equation a2x n plus b2y n plus c2 is equal to 0. Be a system of linear equations in two variables. Such that a1 and upon a2 is not equal to b1 and upon b2. Okay, that is a1 and b2 minus a2 b1 is not equal to 0. Then the given system of equations has a unique solution. That is x is equal to and y is equal to. X is equal to b1 c2 and minus b2 c1. It will be a1 b2 and minus a2 b1. And the solution of y will be c1 a2 a1 c2 and upon a1 b2 and a2 b1. That is the given solution of linear equations by using the cross multiplication method. Now we have to discuss about what is the basics of this method, because of we have written the solution of x and y directly, but we want to know that what is the procedure of cross multiplication method. Okay, let's see here. We have two linear equations here, and if we talk about cross multiplication method, then remember that we have to write like this.
x अपॉन एंड y अपॉन एंड 1 अपॉन। अगर आपके पास इस तरह से टू इक्वेशंस हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, तो पहले आप x अपॉन लिखेंगे, y अपॉन एंड 1 अपॉन। आफ्टर दैट इसको आप याद रखिए कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कोफिशिएंट b रहेगा, कांस्टेंट टर्म को हम c बोलेंगे। अगर टू इक्वेशंस हैं तो वहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ जाएगा। यहां पर इसे हम लिखेंगे b1 एंड b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 एंड b2 इस तरह से। तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पर x है, तो जो x के कोफिशिएंट हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, y के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ पर b1 है, इसके नीचे y का कोफिशिएंट यहाँ पर b2 है, वो इसके नीचे आ गया। ऐसे ही अब b के बाद क्या आता है c, जैसे c1 आ गया और c2 आ गया। जब हम y की बात करेंगे तो y में y के कोफिशिएंट को हम इग्नोर कर देंगे और देखेंगे कि यहां पर y हमने इग्नोर कर दिया है। जब हमने x को इग्नोर किया था तो उसके जस्ट बाद b था, b1 और b2 यहां पर लिया। अब जैसे हमने y को इग्नोर किया है तो इसके जस्ट बाद c1 है, तो c1 और c2 यहां पर आ गया। और फिर हम देखते हैं कि सी साइक्लिक ऑर्डर में c के बाद क्या आएगा, a आएगा, तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 आ गया। अब इसी तरह से जब कांस्टेंट टर्म लेंगे, जब यहाँ पर 1 लेंगे, तो अब क्योंकि कांस्टेंट टर्म c में होता है, c से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हम कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो साइक्लिक ऑर्डर में फिर a का नंबर आएगा, तो यहाँ पर ये a1 अपॉन a2 हो गया। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास x आ गया तो x आने पर b का नंबर आएगा, तो यहाँ पर b1 b2 c1 c2। अब जैसे यहाँ पर y आ गया, जब यहाँ पर जो भी लास्ट में होगा c1 अपॉन c2 हमें यहीं से स्टार्ट करना है। y के अपॉन में c1 और c2, c के बाद a आता है, क्योंकि देखो a के बाद b, b के बाद c। अगर c के बाद हमें लिखना होगा तो c के बाद a आएगा, अगर a के बाद हमें लिखना होगा तो a के बाद b आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब c के बाद की बात करें तो यहाँ पर a आएगा, फिर हमें इससे स्टार्टिंग करनी है, a के बाद b आता है, तो इस तरह से। तो जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें लेना है अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। यहाँ पर आएगा b1 c2 राइट हियर x अपॉन b1 c2 n माइनस b2 c1। अगर हम ले रहे हैं अपर लेफ्ट टू लोअर राइट तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर लोअर राइट टू लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ले रहे हैं, मतलब इस तरफ ले रहे हैं, तो वहां पर नेगेटिव साइन लिखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहां पर y अपॉन c1 a2 n माइनस a1 c2। इसके बाद यहां पर 1 अपॉन a1 b2 n माइनस b1 a2। तो ये इस तरह से आ गया। अगर हमें उन रिजल्ट को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं, इसी फॉर्मेट में इक्वेशंस आएगी। यहाँ पर हम x अपॉन y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन इट मींस 1 अपॉन इस तरह से लेंगे। इस तरह से हम कोफिशिएंट को लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद में जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया है, जैसे क्रॉस, देखिए आप यहाँ पर देखिए क्रॉस बन रहा है और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इट मींस इसका नेम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो आप याद रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसे B1 C2, और जब हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो नेगेटिव साइन लेना होता है। स्टार्टिंग हम इधर से करते हैं, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 एंड 3। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ले लेते हैं। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम सेकेंड एंड लास्ट टर्म ले लेंगे। तो जैसे हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेने पर दिया जाएगा x अपॉन B1 C2 and minus B2 C1, and then it will be 1 upon A1 B2 and minus B1 A2। ओके, x की वैल्यू चाहिए तो इसको यहां पर ले जा सकते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू B1 C2 and B2 C1 and upon A1 B2 and B1 A2। ये x की वैल्यू हमने फाइंड की थी। जब इस टाइप से 2 इक्वेशंस आएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर B1 C2 B2 C1 A1 B2 B1 A2 की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब A1 एंड अपॉन B1 A1 एंड अपॉन A2 विल नॉट बी इक्वल B1 एंड अपॉन B2, राइट। अब यहां पर देखिए, जिस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की है, फिर हम लिखेंगे टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट टर्म, तो यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से जो हमने फॉर्मूले आपको बताए थे हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जैसे x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू यहाँ पर था C1 A2 एंड माइनस C2 A1 एंड अपॉन A1 B2 एंड A2 B1। तो ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। इसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको और शॉर्ट चाहिए, हो सकता है कि आप ये फॉर्मूले लर्न करने में कंफ्यूज हो जाएं या आपको याद ना रहे, तो मैं इसकी भी टेक्निक बता देता हूं कि आपको कैसे याद रखना है या फिर मैं कैसे याद रखता हूं। तो देखिए इस तरह से याद रखना है, जैसे x इज इक्वल टू, तो दो तरह से टर्म यूज हो रहे हैं BC और AB। तो यहाँ पर BC 2 टाइम लिखिए, BC और BC, एंड यहाँ पर AB 2 टाइम लिखिए। अब ऐसे y की वैल्यू, x की वैल्यू में BC और y की वैल्यू में CA याद रखना है। CA और CA, AB एंड AB, ओके। ये दोनों में सेम रहेगा, x की वैल्यू में BC और y की वैल्यू में CA, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर हम लिखेंगे 12 एंड 21, ठीक है, 12 21। ऐसे यहां पर 12 सभी में ये काम करेंगे, 12 21 12 21 बन गए फॉर्मूले। इसको आप इजीली याद रख पाएंगे। अब एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास है
क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा आपको। So the following system of equations by using cross multiplication method. Okay. First equation है 2x plus 3y is equal to 7. That is equation number first. 6x plus 5y is equal to 11. That is equation number सेकेंड। इसमें सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई थी, ax n plus by n plus c is equal to 0। इट मीन्स RHS में 0 होना चाहिए। तो यहां पर हमें लिखना है फर्स्ट we write in standard form. It will be 2x n plus 3y n minus 7 is equal to 0. Here x का कोफिशिएंट a होता है क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 की वैल्यू 2 एंड b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू -7। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 6x n plus 5y n minus 11 is equal to 0। a2 is equal to 6, b2 is equal to 5, c2 is equal to -11। ओके, तो जो हमारा प्रोसीजर है x अपॉन, यहां पर जैसे x आ गया तो अब हम x को कोफिशिएंट नहीं लेंगे, तो फिर हम लेंगे b1 3 एंड b2 5। ऐसे c1 -7 एंड c2 -11। राइट, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसी से -7 एंड -11। इसी के बाद a आता है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 6 1 अपॉन, इट विल बी, यहां पर तो ये सेम रहेगा 2 एंड 6। फिर ये a की वैल्यू है, फिर a के बाद b आता है, b की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड 5। अब इसको हमें सोल्व करना है। देखिए 11 3 से 33, ये -33। तो जब हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले के साइन से कोई मतलब नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, बट यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन फॉर्मूले में होता है एंड -7 एंड 5, ये -35 एक फॉर्मूले का माइनस होता है, तो +35 हो गया।
एंड इसके बाद y, ऐसे ही -42 एंड +22, 5 to the 10 एंड -80, इस तरह से। अब जैसे हमने ये वैल्यूज पुट की हैं, हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे कैसे पुट कर सकते हैं। यहां पर यह आएगा x/2, ये आएगा y/, देखिए -42 है और ये 22, तो यहां पर 20 आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन का नंबर ग्रेटर है। यहां पर -8 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए पहले, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ले लेंगे। तो यह आएगा x/2 = 1/-8, 2/-8, 2 4 8, then x will be -1/4। ऐसे y की वैल्यू जब इन दोनों को साथ में लेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, फिर 20/8 आएगा, तो 4 to the 8 4 आएगा, तो y की वैल्यू 5/2 आ गई। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है। अगर हमें डायरेक्टली x की वैल्यूज में इसको पुट करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए। तो जैसे हमें पता है कि x की वैल्यू b1 c2 एंड b2 c1 होती है, एंड a1 b2 एंड a2 b1। तो हमें पता है यहाँ पर a1 b1 एंड c1 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। ऐसे a2 b2 c2 ये तो हमें पता है। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो बेसिक्स है, जिससे हम ये फॉर्मूले यहाँ पर प्रूव किया था हमने, अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 b2 एंड a2 b1 की वैल्यू एंड b1 c2 b2 c1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से y की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं क्लोज मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कर लेना। कल हम आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जिससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की तो आप हम तक पहुंचाइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ओके बाय।